प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4 हम इस क्वेश्चन में करवाने जा रहे हैं। तो इसमें हमने जो इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की जो बुक है, जो पालमपुर गांव वाली जो बुक है, उस बुक के हम यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि कृषि के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, यानी कि आपसे जो है यहाँ पर कृषि के भाग पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऋतु होता है। ऋतु ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु के हिसाब से खरीफ होती है, जिसकी अवधि कौन सी होती है, जुलाई से अक्टूबर। यानी कि ऐसी फसलें जो जुलाई से अक्टूबर में या जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर तक काटी जाती हैं, उन्हें हम खरीफ की फसल बोलेंगे, जो कि वर्षा ऋतु में की जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए ज्वार है, बाजरा है, चावल है, कपास है, गन्ना है, तंबाकू है आदि। तो ये हो गई हमारी खरीफ की फसल। इसके बाद आती है शरद ऋतु, यानी कि रबी की फसल। जो सर्दी में जो है कौन सी रबी की फसल होती है, जो कि अक्टूबर में जो बोई जाती है और मार्च तक जो ये काट ली जाती है। तो इसमें देखिए, गेहूं है, सरसों है, दालें हैं, आलू है आदि फसलें इसमें आती हैं। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में जो जायद की फसल की जाती है, जो कि मार्च से जून में के मध्य में की जाती है। जैसे तरबूज है, खीरा है, फलियां हैं, सब्जियां हैं, फूल इत्यादि। तो ये थे हमारे कृषि के प्रकार। यहाँ से आपसे 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव की किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि पालमपुर गांव की हमें ऐसी 3 क्रियाएं जो है बतानी है जो गैर कृषि वाली हो। तो देखिए, पहली हमारी क्या है, लघु स्तरीय विनिर्माण है, दूसरी डेयरी है और तीसरी परिवहन है और चौथी दुकानदारी। इनमें से कोई सा भी 3 आप जो है लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि 1960 के दशक के अंत में आई हरित क्रांति ने भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव डाला है। तो देखिए, इसका आंसर हम देंगे। तो देखिए, हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज़्यादा उपज वाले बीज HYV के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने के जो है तरीके सिखाए हैं, और परंपरागत बीजों की तुलना में HYV अधिक उपज वाले बीज सिद्ध हुए। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, और रासायनिक खादों का प्रयोग जो है प्रारंभ कर दिया था, और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी किया गया। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि परंपरागत खेती व आधुनिक कृषि में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 5 अंतर हमें इसमें बताने हैं कि परंपरागत खेती और आधुनिक खेती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत कृषि की। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कृषि में पारंपरिक बीजों का जो है प्रयोग किया जाता है, और आधुनिक कृषि में क्या होता है कि कृषि में अधिक उपज वाले बीज HYV का प्रयोग जो है किया जाता है। और परंपरागत में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि आधुनिक में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। परंपरागत में जो है उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक में क्या है, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इधर पारंपरिक हल का प्रयोग करते हैं, और इधर किसका, मशीनों का जो है प्रयोग किया जाता है। इधर कुओं, नदी, रहट, तालाब से जो है यानी कि प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनसे यहाँ पर सिंचाई की जाती है, जबकि इधर नलकूपों और पंपिंग सेट के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। तो ये अंतर है परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि में। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों को किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी कि पालमपुर जो गांव है, जो जिन किसानों के पास भूमि नहीं है, उनको किस समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है, कौन से संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए, वो क्या करते हैं, भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ रहा है। सरकार द्वारा मजदूर की दैनिक दिहाड़ी न्यूनतम रूप में 60 रुपये निर्धारित की गई है, परंतु केवल मात्र 35-40 रुपये ही मिलते हैं। खेतीहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा के कारण ये लोग कम वेतन में भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और खेतीहर श्रमिक कार्य के कारण जो है अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है, जैसे मृत्यु दर है। तो मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि इससे अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है। और जन्म दर की बात करें तो हम एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से हैं। और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इसका अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से है।
इसके बाद बात करते हैं हम बेरोजगारी की। बेरोजगारी की बात करें तो देखिए बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की परिभाषा हम देख लेते हैं कि वह दशा या वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूर दर पर काम करने के लिए इच्छुक हो लेकिन रोजगार नहीं प्राप्त करते। इसके बाद बात करते हैं हम बेरोजगारी के प्रकार। देखिए आपसे बेरोजगारी की परिभाषा और बेरोजगारी के प्रकार जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बेरोजगारी के जो प्रकार है मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या किया जाता है कि जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं करते, यानी कि कोई मौसम आता है, जैसे कोई फसल का मौसम आया तो वो फसल के टाइम ही जो है काम करेंगे और बाकी टाइम जो है वो बिना काम के रहेंगे, तो वो होती है मौसमी बीमारी। इसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको देखिए छिपी हुई बेरोजगारी भी हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 व्यक्तियों का काम जो है 8 व्यक्ति कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे 4 का ही काम है या 2 का काम है उसकी जगह 3-4 लगा रखे हैं, तो वो होती है छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके बाद है शहरी बेरोजगारी। इसका संबंध ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों से है। तो यहाँ पर देखिए डिग्रीधारी युवक जो है रोजगार पाने में असमर्थ है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार है रोजगार के। इसके बाद देखिए मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय, आपसे ये परिभाषा भी पूछी जाती है। तो देखिए मानव पूंजी निर्माण क्या है कि जब विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है। यह भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति में भी वृद्धि करता है। इसके बाद राष्ट्रीय नीति का क्या लक्ष्य है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है कि जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए जो है स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है और अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि बेरोजगारी की परिभाषा और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव हमें बताने हैं। तो देखिए बेरोजगारी की परिभाषा हम पहले भी कर चुके हैं कि बेरोजगारी वह दशा या अवस्था है जब प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। अब प्रभाव की बात करें तो क्या होगा कि बेरोजगारी में वृद्धि जो है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है और बेरोजगारी में वृद्धि के कारण समाज के जीवन की गुणवत्ता का भी बुरा प्रभाव जो है पड़ता है। इसके बाद हमने इसका देखिए बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, फिर भी आप देखना चाहो तो आंसर देख सकते हो। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं, प्रत्येक के विषय में उदाहरण सहित संक्षेप में उल्लेख कीजिए, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है देखिए विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को 3 प्रकार के जो है प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा जा सकता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या आएगा, देखिए जैसे कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है और खनिज है, ये आता है हमारे प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आएगा हमारे लकड़ी चीरने का काम, जो है कागज बनाना, कपड़ा तैयार करना, ये है हमारे द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आता है व्यापार, संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि, ये आता है। तो ये है हमारे तीनों क्षेत्र, तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना, इनको भी जो है पूछा जाता है। इसके बाद देखिए भारत में बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताइए, यानी कि भारत में जो है बेरोजगारी क्यों है और है तो इसके क्या उपाय होंगे। तो देखिए कारण क्या है कि एक तो बढ़ती जनसंख्या है, आपको भी पता है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है, तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतने ही कम रोजगार जो है लोगों को मिल पाएंगे। इसके बाद एक कृषि क्षेत्र में जो है विकास की धीमी गति और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सीमित है, शिक्षा पद्धति जो है व्यवहारिक नहीं है और तकनीकी विकास जो है अव्यवस्थित है और ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर जो है प्रस्थान भी हो रहा है। अब इसको हटाने के देखिए क्या कर सकते हैं, एक तो हम जनसंख्या में जो है नियंत्रण कर सकते हैं और कृषि कार्य के विकास की जो धीमी गति उसको हम बढ़िया अच्छी कर सकते हैं और शिक्षा पद्धति जो है व्यवहारिक है, इसको व्यवहारिक हम करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, यानी कि गरीबी रेखा का आकलन जो है किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या देखते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह करने के लिए खाद्य, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। खाद्य आवश्यकता के आधार पर निर्धनता रेखा के आकलन का वर्तमान सूत्र जो है वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है।
इसमें क्या होता है, देखिए 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 816 और शहरी क्षेत्रों में जो है 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के विषय में लिखिए। तो देखिए ये दोनों योजनाएं, इसके बारे में हमें थोड़ी जो है यहाँ पर जानकारी देनी है। तो देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या थी, कि यह योजना 1993 में शुरू हुई थी और प्रयोजन क्या था इसका, कि ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार के जो है अवसर सृजित करना। इसके बाद लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में भी जो है सहायता करना। इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये क्या है। तो ये देखिए यह योजना 1995 में जो है प्रारंभ हुई थी और इसका कारण क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, छोटे नगरों में स्वरोजगार के अवसर जो है सृजित करना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के तहत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय बताइए। यानी कि भारत में जो गरीबी है उसको कम कैसे किया जा सकता है या दूर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, औद्योगिकरण में जो है जोर देंगे, यानी कि अधिक से अधिक जो है उद्योग खोले जाएं और शिक्षा के द्वारा यानी कि कौशल ज्ञान बढ़ाकर भी जो है हम यहाँ पर इसको दूर कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रगति द्वारा और जनसंख्या को भी सीमित करना अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो गरीबी है उसके क्या कारण हैं। तो देखिए कारण की बात करें तो क्या है, निर्धनता के कारणों में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के द्वारा आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहा। ग्रामों में रोजगार न पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में गए, परंतु वहां नौकरी न पाने पर यह लोग अनियमित मजदूर बन गए। इनका जीवन निर्धनता से जो है भरपूर था। निर्धनता का एक कारण आय में असमानता है, जिसके लिए भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण जो है उत्तरदायी है। और सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी है, भूमि और अन्य संसाधनों को जो है असीमित वितरण है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये देखिए ये 4-5 योजनाएं हैं। तो इनको मैं अभी पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, तो आप इनको जो है याद कर लेना। इनमें से आपसे कोई सी भी जो है योजना आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका जो है हमें व्याख्या करनी है। देखिए क्या प्रभाव पड़ा था, हम देखते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। अनाज का उत्पादन बढ़ने से जो है परिणाम स्वरूप अनाज की उपलब्धता जो है सुनिश्चित हो गई। और मौसम ये इसका आंसर था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालीन भुखमरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसके अंतर देखते हैं। देखिए अंतर की बात करते हैं। देखिए मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से जो है संबंधित है। ये दीर्घकालीन भुखमरी जो है अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। मौसमी भुखमरी जो है कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण होती है और दीर्घकालीन भुखमरी खाद्य पदार्थ खरीदने में असमता के कारण होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं जो है लिखी है। मैं यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन एक साथ बोल रहा हूँ। और अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 की विशेषताएं लिखी है और अंत्योदय अन्न योजना की विशेषताएं लिखी है। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर जो है हम लास्ट में लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका इस वाले का जो आंसर है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना या इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लेना। इसके बाद ये जो योजना है इसके बारे में लिखा हुआ है। और लास्ट में देखिए अंतिम क्या है, भारत में खाद्य सुरक्षा। इसका क्या मतलब है कि देखिए सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी जो है सुनिश्चित हो गई है। बफर स्टॉक की बात करें कि बफर स्टॉक क्या होता है,
तो देखिए, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक जो है कहते हैं। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो ये क्या चीज़ है, देखिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में जो है वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस कहते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है ये इकोनॉमिक्स के यानी कि अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। और इस तरह से हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 में सामाजिक के जो है सारी बुक के जो है हमने यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवा दिया है। इसके बाद हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन के भी आपको वीडियो लेकर आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।